हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट 2 पेपर 1 की यूजीसी नेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। री प्लस सर्च से मिलके बना है रिसर्च, यानी कि कोई ऑलरेडी कोई चीज़ की रिसर्च हो चुकी है, हम उसी को दोबारा से सर्च कर रहे हैं। हो सकता है कोई नॉलेज गैप रह गया हो सकता है कोई फैक्ट्स जो डिस्कवर ना हो पाए हो, तो उनको हम देखना चाह रहे हैं कि और आगे भी क्या इसमें कुछ हो सकता है, इसलिए हम उसको रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिससे कि क्रिटिकल इंक्वायरी की जाती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है भाई। रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब अपने आप में क्या बता रहा है हमें कि रिसर्च का हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिसर्च करने का कौशल है। एप्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कौशल। ठीक है, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ रिसर्च। भाई रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, इसमें एक सिस्टम होता है। ऐसे ही नहीं कि पहले जो है रिसर्च करने बैठ गए, पहले हाइपोथेसिस बना ली, नहीं। एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम होगा, किसी प्रॉब्लम के इन्वेस्टिगेट करने का और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को निकालने का। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक होती है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ, ये लॉजिकल होती है, ऐसे ही नहीं कुछ भी करने लगे। एम्पिरिकल होती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन बेस होती है। ठीक है, बिल्कुल आराम से सिंपल शब्दों में आपके लिए बनाया है। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट में पूछा ज़रूर जाता है, कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बेसिक रिसर्च जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, तो ये थियोरेटिकल पे ज़्यादा ध्यान देती है, इमीडिएट एप्लीकेशन पे इसका इतना ध्यान नहीं होता। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि इसको तुरंत हम अप्लाई कर सकते हैं रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये अप्लाई की जा सकती है। डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये डिस्क्राइब करती है चीज़ों को कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एनालिटिकल, एनालाइज करती है कि क्या रिलेशन है कॉज एंड इफेक्ट की, एक का दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्वांटिटेटिव, ये न्यूमेरिकल डेटाज में यूज़ होती है क्योंकि क्वांटिटी बता रही है, नंबर बता रही है। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव ये नॉन न्यूमेरिकल है, ये फीलिंग्स, ओपिनियंस यानी एब्स्ट्रैक्ट होती है, वो क्वालिटी को बताती है, ये होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, बिल्कुल आराम से देख लेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च को। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम स्टेप्स इन रिसर्च। ये 6 को इग्नोर करिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई। स्टेप्स इन रिसर्च कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहला स्टेप है, हमें प्रॉब्लम पहचाननी है भाई, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमने प्रॉब्लम पहचानी कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ क्या स्ट्रेस को लीड करता है, ये हमें एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है जो कि वाकई में करता है। तो अब हम उसकी लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम सारे जो पहले इस चीज़ पर रिसर्च हो चुकी है उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि एक्चुअली में हम क्या खोजना चाह रहे हैं, कि अगर स्ट्रेस होता है तो कैसे हम उससे कोप अप कर सकते हैं, या फिर क्या वाकई में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माइंड के स्ट्रक्चर को चेंज कर रही हैं। ठीक है, फिर हम अपने एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो भी हमें लगता है कि ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकता है, वही तो हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, काल्पनिक जो बातें होती हैं, जो हम कल्पना करते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है डेटा कलेक्शन के लिए, ऑब्जर्वेशन कर लो, सर्वे कर लो। फिर हम डेटा जो कलेक्ट करा उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स उसमें लगाएंगे, और फिर हम अपनी सारी चीज़ों की रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे इसलिए होता है। ठीक है, सिंपल था। तो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं स्टेप्स। ठीक है, रिसर्च एथिक्स। देखो एथिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एथिक्स का मतलब है ऑनेस्टी, किस सच्चाई और जिम्मेदारी से हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं। तो उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म क्या होता है? यानी किसी का काम को कॉपी पेस्ट करके हम नहीं लगा सकते, ये सही नहीं है। ठीक है, कोई भी कंसेंट के साथ ही आप किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करें, किसी के पर्सनल डेटा को लीक नहीं करना है, चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखना है, लोगों की बातों को सीक्रेट रखना है, इधर उधर फैलाना नहीं है। ठीक है, फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा गलतियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए हमारी रिसर्च वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस आप सभी को पता है, ये एक टेंटेटिव आंसर है, ये एक टेम्परेरी आंसर है जो हमने क्वेश्चन करा कि यार स्ट्रेस होता है ज़्यादा मोबाइल देखने से, हमारे जो माइंड का स्ट्रक्चर उसमें चेंज आता है, तो ऐसा ना इसलिए होता होगा कि फोकस इसलिए कम होता होगा बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने से। तो ये टेंटेटिव आंसर है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है। ये हमने खुद ने एक कल्पना कर ली कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, इसके टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, बट ये मेजर टाइप्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत पूछा जाता है नल हाइपोथेसिस के बारे में, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में।
ठीक है, जब कोई रिलेशन नहीं होता है दो वेरिएबल्स के बीच में, वहाँ क्या है, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस याद रखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे दिए थे, कौन सी हाइपोथेसिस होगी, तो आंसर था नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, तो उसी को क्या कह देते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि सभी को इक्वल चांस मिलेगा। रैंडम सैम्पलिंग, ये 6 को इग्नोर करेगा। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है सभी को इक्वल चांस मिलता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यानी ये ग्रुप्स में या लेयर्स में करी जाती है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यानी कि हर 5वां नंबर या हर 6ठा नंबर जो है हम कंप्यूटर के थ्रू चूज करवाएंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग यानी क्लस्टर का क्लस्टर उठा लिया, आप सभी ने पढ़ा होगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स क्या हैं, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या है, सेलेक्टिंग स्मॉल ग्रुप्स फ्रॉम पॉपुलेशन। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको ये डिटेल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन ये पता होने बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन टूल्स। किस किस टूल्स के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। देखो, प्राइमरी डेटा जिसको हम डायरेक्ट जाके कलेक्ट कर सकते हैं लोगों से मिलके, सर्वे है, इंटरव्यू कर लो लोगों से, एक्सपेरिमेंट कर लो। ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी आएगा कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, जिसको आप डायरेक्टली फेस टू फेस मिलके लोगों से कलेक्ट कर सकते हो। सेकेंडरी डेटा जो आपको बुक्स, रिपोर्ट्स या जर्नल्स, आर्टिकल्स के थ्रू मिलता है, आप डायरेक्ट फेस टू फेस उनको कलेक्ट नहीं कर सकते। टूल्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आयर है, ऑब्जर्वेशन है, स्केल्स हैं, चेकलिस्ट है। ठीक है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगा लो, मैंने इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। मैचिंग के लिए भी दे सकते हैं आपको, या सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नॉमिनल क्या है आपको पता होना चाहिए कि भैया जेंडर, रिलीजन यानी नामकरण की बात कर रहा है। जैसे क्लास में जो बच्चों के नाम होते हैं वो नॉमिनल स्केल बना रहे हैं, अगर हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं। अगर हम बच्चों के रैंक या रोल नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑर्डिनल है, हम बच्चों को ऑर्डर में रख रहे हैं। सिंपल एग्जांपल से समझा रही हूँ आपको कि ऑर्डिनल यानी ऑर्डर में रखना, नंबर वाइज रखना। जैसे कोई फर्स्ट पोजीशन पे आया रेस में, कोई सेकंड पोजीशन में आया, तो ये उसकी रैंक है। इंटरवल, जब इंटरवल्स पे कोई चीज़ होती है, टेम्परेचर में इंटरवल्स होते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से। रेशियो स्केल, इसमें एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है। ठीक है, हाइट है, वेट है, अब ये 0 में तो नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट 0 आपको कभी नहीं मिलेगा। ये भी क्वेश्चन मिल जाता है कि एब्सोल्यूट 0 कौन से स्केल में नहीं मिलता, रेशियो स्केल में नहीं मिलता। कभी भी हाइट 0 नहीं हो सकती, वेट 0 नहीं हो सकता, तो कौन से में मिलता है, एब्सोल्यूट 0, इंटरवल स्केल में मिलता है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। 10 मिनट में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए हैं। टेम्परेचर में एब्सोल्यूट 0 हमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से इसको अपने पास रखिएगा इस वीडियो को। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स पूछे जाते हैं भैया, याद रखना। अभी अगले उसमें मैं आपको इसके स्टेप्स भी बताऊंगी। ठीक है, सॉरी, स्टेप्स तो मैंने आपको पहले बता दिए थे। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में भाई ये याद रखना, टाइटल होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, रेफरेंसेस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया था, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने शायद पोस्ट में भी डाला होगा कि कौन सा हिस्सा किसी रिसर्च रिपोर्ट का आप पढ़ोगे अगर किस बारे में उस पर्सन ने रिसर्च करी है। ठीक है, तो उसमें क्या आंसर था, इंट्रोडक्शन। 4 ऑप्शन दे रखे थे, ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, और इंट्रोडक्शन आंसर था। तो देख रहे हो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर अप हो गई हैं। नेक्स्ट भाई देखो, इसमें सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी, बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। वो वेरिएबल्स हैं जो कि बदले जा सकते हैं बाय द रिसर्चर टू सी इफ दे अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल होते हैं जो मेजर करते हैं, दैट आर मेजर्ड, या जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं अगर इनमें कोई चेंज आया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से या नहीं। तो याद रखेंगे, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स, डिस्क्रीट, एक्सट्रॉनियस, इंटरवीनिंग, मॉडरेटिंग, कंट्रोल। एक्सट्रॉनियस में से भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक्सट्रॉनियस वेरिएबल को ध्यान रखिएगा कि ये वो वेरिएबल्स है जो कंट्रोल नहीं हो सकते और ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ठीक है, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब हम बच्चों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके स्ट्रेस लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो एक्सट्रॉनियस है, यानी वो एक्स्ट्रा है और हम उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो और ये पीपीटी जो मैंने आपके सामने चलाई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको यहाँ से कुछ भी अच्छा गेन हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट।